हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इन्होंने रिक्रूटमेंट है 300 असिस्टेंट्स, रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स, इसका एक रिक्रूटमेंट नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, और इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। कब से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले इसमें जो वैकेंसीज हैं स्टेट और यूटी वाइज इनका अलग अलग वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, और टोटल जो पोस्ट हैं वो इसमें 300 पोस्ट हैं, असिस्टेंट की पोस्ट हैं सारी। और स्टेट और यूटी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसमें रीजनल लैंग्वेज दे रखी है। हर स्टेट में जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, मैंडेटरी। जैसे आप अगर आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, असम के लिए असमीज आनी चाहिए, चंडीगढ़ से अप्लाई करते हो तो आपको या हिंदी या फिर पंजाबी में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, दिल्ली से हिंदी आनी चाहिए। तो ऐसे ये जो स्टेट हैं उनके सामने रीजनल लैंग्वेज दे रखी है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये वैकेंसीज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है स्टेट के हिसाब से, यूटी के हिसाब से। जैसे दिल्ली में आपको हिंदी मैंडेटरी है, और दिल्ली में जो टोटल पोस्ट है वो 23 पोस्टें हैं। ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। जैसे एससी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, और यूआर के लिए 10 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। हर स्टेट और यूटी की अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दिखा रखी है, उनके सामने उनकी रीजनल लैंग्वेज दिखा रखी है। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के लिए आपको हिंदी या पंजाबी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और चंडीगढ़ के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, 2 ओबीसी के लिए, 2 यूआर के लिए। ध्यान रखना, जो यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उस पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो यूआर वैकेंसीज हैं वो। ठीक है, यूआर का मतलब ये है कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जो एससी एसटी का है उसके लिए सिर्फ उसी कैटेगरी स्पेशल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। लेकिन जो यूआर कैटेगरी उस पर हर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें दिखा रखी है, कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और हर स्टेट का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो टोटल ये 300 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इनका। जैसे अगर आप पंजाब से अप्लाई करते हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, हरियाणा से अप्लाई करते हो तो आपको हरियाणा हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेज दे रखे स्टेट के हिसाब से। अगर आप उत्तर प्रदेश से करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, और इस हिसाब से अगर महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए। जैसे टोटल 81 पोस्ट हैं, और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, ये है टोटल 300 पोस्टें हैं ये, और अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कैटेगरी वाइज, और साथ में लैंग्वेज भी लिख रखे है जो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 1 फरवरी से, और 15 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और 15 फरवरी तक ही आपको इसकी फ़ीस जो पेमेंट है वो एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है, यानी कि 15 दिन का टाइम आपको अप्लाई करने का। 1 फरवरी से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, और 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, उसका जो टियर 1 एग्ज़ाम होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो 2 मार्च को होगा, सैटरडे को पहले से इन्होंने डेट दे रखी है। जो टायर 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 2 मार्च को लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 दिन बाद ही आपका टायर 1 एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, उसका जो टायर 2 होगा वो बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड हैं जो एग्ज़ाम के, वो 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के। और इस चीज़ के लिए जिस भी कैंडिडेट को अगर फॉर्म अप्लाई करना तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.newindia.co.in पे, यहाँ पे जाए और रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मैंडेटरी लिख रखे, अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता तो सिर्फ एक ही स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होगा। ऐसे नहीं है कि हर स्टेट का अलग अलग डेट को एग्ज़ाम हो, सभी का एक दिन एक ही शिफ्ट में कोशिश रहेगी, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में होगा तो जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही अप्लाई करे, एक ही स्टेट या यूटी में अप्लाई करे। ठीक है, और उसके बाद ये बात इन्होंने क्लियर लिख रखी है कि जिस स्टेट या यूटी के लिए आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट या यूटी में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, जो स्टेट या यूटी आपने सेलेक्ट किया तो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर जो मिलेगा वो उसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आपका मिलेगा। सपोज आपने दिल्ली चूज किया तो आपका एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसके बाद आगे इन्होंने दे रखे है कि कैंडिडेट जो पहला प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाएगा, और उसके बाद उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम 21 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 के हिसाब से कम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट की उम्र 2 जनवरी 1994 से लेके 1/1/2003 के बीच में होनी चाहिए। ये एज लिमिट का फैक्टर इन्होंने दे रखा है 1 जनवरी 2024 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इनमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे SC/ST को 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनको 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन को जो टाइम पीरियड उसके हिसाब से अलग अलग सभी को ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2024 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांग रखा है, कैंडिडेट के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन इन्होंने मांग रखी है। और साथ में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th लेवल पे या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में किसी भी लेवल में आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपने 10वीं में या 12वीं में एक कोई सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन आपकी 1 जनवरी 2024 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करो तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसकी नॉलेज वो पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। जिस भी रीजन स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज इन्होंने दिखा रखी है उस चीज़ की उसकी, ठीक है। और उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी है EWS के लिए। इसके बाद जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा, तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा टायर 1 का जो एग्जाम बोलते हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और मैथ्स का, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश से 30 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और लास्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स उसके 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो IBPS का जो प्रोसीजर उसी के तहत है ये, ठीक है। 20-20 मिनट का सेपरेट टाइम दिया जाएगा, यानी कि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे, 20-20 मिनट का सेपरेट इनका टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का, और 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई जाएगी, यानी कि पासिंग मार्क्स के बाद। उसके बाद जो मेंस एग्जाम जो लिया जाएगा टायर 2 जो बोलते हैं वो भी ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। और ये जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा आपका, ठीक है। जो मेंस एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा, और उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन ये 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के इनके 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। यानी कि हर जो 5 सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के 40-40% पूछे जाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन हो गए, और हर जो पेपर होगा वो 50 नंबर का पेपर होगा, तो टोटल 250 नंबर का हो गया। हर जो टेस्ट हर सेक्शन है वो 50 नंबर का 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से 200 क्वेश्चन हो गए, टोटल 250 नंबर का पेपर होगा आपका। ये है टायर 2 जो मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद एक मिनिमम टोटल स्कोर कार्ड आपको अटेंड करना, उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें दे रखा है कि अगर नेगेटिव मार्किंग का तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी रॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने लिख रखा है कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, कैंडिडेट जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। और इसके अलावा इसमें आपको जो भी डाटा वगैरह फिलअप करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वही होने चाहिए। कोई भी इनकरेक्ट डाटा फिलअप करोगे तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, बाद में कोई भी डाटा चेंज नहीं किया जाएगा। और इसमें जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको कोई फाइनल कट ऑफ वगैरह में कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा तो उस टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है। जो एडमिट कार्ड होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का वो लेके जाना है। और जो प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है, वो भी आपके चाहिए। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th क्लास की सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और फोटो कॉपी की जैसे आधार कार्ड वगैरह, फिर मार्कशीट सभी के जो भी डिटेल है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और उनकी एक सेट फोटोकॉपी का सेल्फ अटेस्ट वाला आपको चाहिए हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है। और एग्जामिनेशन सेंटर है वो हर स्टेट या यूटी का अलग अलग इन्होंने दे रखा है।
जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो, जैसे अगर आप दिल्ली से अप्लाई करते हो तो दिल्ली NCR, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में से आपको कोई भी एक सेंटर हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। और जो टायर 2 का पेपर होगा वो दिल्ली NCR के अंदर होगा। जैसे आप चंडीगढ़ से अप्लाई करते हो चंडीगढ़ या मोहाली में से आपका टायर 1 का एग्जाम सेंटर होगा, टायर 2 चंडीगढ़ या मोहाली। ठीक है, ये इधर टायर 1 के सेक्शन दे रखे हैं, इधर टायर 2 के जो एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रल लिस्ट दे रखी है, मतलब सेंटर किस किस स्टेशन पे आपके बनाए जा सकते हैं। तो ये सभी जो शहर हैं उनके हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, हर स्टेट के यूटी के हिसाब से उनके नाम दे रखे हैं, जहाँ पे टायर 1 और टायर 2 आपका लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जो SC ST और जो हैंडीकैप पर्सन है उनको 100 रुपीज़ देने हैं, और बाकी जो भी कैंडिडेट बच गए SC ST PWD के अलावा सभी को 850 850 रुपये फ़ीस देनी है। ठीक है, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और फीस नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, तो टोटल 850 रुपये फ़ीस है SC ST और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ को छोड़ के। ठीक है, ये सारा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है और ये सारे एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल है। और ये एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको सबमिट करनी है फॉर्म सबमिट करने के टाइम। फिर आपका नाम यहाँ पे हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको हैंड रिटन करने मतलब पेन से ब्लैंक पेपर पे लिखना है और ये आपको उसको स्कैन करके अपलोड करनी है। ये फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे फिलअप करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आए उसको सेव कर लेना और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दे उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है, उसको सेव कर लेना, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी सेव कर लेना क्योंकि वो आगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट और DV के टाइम आपसे मांगी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो मिनिमम 6 महीने का आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपको मैं ये सारा इसमें दिखा रखा जो पे स्केल है तो इसका बेसिक है 22,405 के हिसाब से ये इसकी सैलरी का पे स्केल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो अदर बेनिफिट हैं तो अगर आप स्टार्ट में ज्वाइन करते हो तो पर मंथ आपको 37,000 के अप्रोक्स इसमें आपकी सैलरी पड़ेगी, ये इन्होंने दिखा रखा टोटल। उसके बाद और भी अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंस, LTC और भी जो बेनिफिट है सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इसका नोटिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स है इसकी। बाकी अप्लाई करने से पहले एक बार सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना आप, और जो भी मेल वगैरह फ़ोन नंबर डालो सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना जो परमानेंट आपके पास रहे। कि जब तक पूरी सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप मेल और फ़ोन नंबर चेंज ना करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके फ़ोन नंबर और मेल के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एडमिट कार्ड वगैरह के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 300 पोस्ट हैं असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी से पहले 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं दे रखा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं। और ये हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी दिखा रही है किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।